गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो ना पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत लेंथी होने जा रही है। गो ए के न्यू पैटर्न के रिगार्डिंग वीडियो है। हालांकि इस वीडियो में ना सिंपली मैंने क्वांट राउंड के बारे में एक्सप्लेन करा है और गो ए के ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, स्पेशली क्वांट एंड एनालिटिकल राउंड में। हम सबको पता है गो ए के न्यू पैटर्न में 4 राउंड है, क्वांट राउंड, एनालिटिकल राउंड, इंग्लिश ग्रामर राउंड, देन एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल। ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली सेक्शन वाइज बता रहा हूँ। अब क्वांट के ना मैंने जो इस वीडियो में बताया ना ऑलमोस्ट 20 to 21 मिनट की वीडियो आगे देखोगे। जो भी क्वांट के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें ना, कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे ना रियल असेसमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पर्टिकुलर नहीं मिलेंगे, बट कंसेप्ट मैंने सभी क्वेश्चंस के जो भी यूज हम करेंगे ना क्वांट के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस ना सोल्व करके दिखाएंगे हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि नंबर्स क्वेश्चंस के हमेशा सेम रहे। ठीक है, कि अगर कोई स्टेटमेंट में सेम नंबर यूज हो वही सेम नंबर आए, नहीं, कंसेप्ट सेम रहता है, नंबर्स यूजली चेंज होते रहेंगे। जो भी आगे क्वांट के 10 to 11 कंसेप्ट देखोगे ना, परसेंटेज के बेसिस पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस के बेसिस पे, सीरीज के बेसिस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ आगे ना माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के फॉर्मेट में ना मैंने सभी क्वांट के ना क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बनाने के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सिर्फ क्वांट ही इस वीडियो में कवर कर पाया हूँ। हो सके अगर इस वीडियो अगर अच्छा थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट एनालिटिकल इवन की क्वांट ग्राफ्स भी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की ही फॉर्म में। सो गाइस, अब ना हम क्वांट का फर्स्ट कंसेप्ट समझेंगे, रेशियो बेस्ड कंसेप्ट। ये ना सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है। अब इसमें ऑरेंजेस एप्पल्स का मैंने यूज करा, कोई भी आइटम्स वो दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नंबर्स चेंज हो सकती हैं, आइटम चेंज हो सकती है, बट कंसेप्ट सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो इस करके ना मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। नंबर्स या आइटम्स चेंज होती रहेंगी, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। हमें ना एमसीक्यू ऑप्शंस दी हुई हैं। पहले ना मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज 10 रुपीज है, इफ द कॉस्ट ऑफ एप्पल 20 रुपीज है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन मेरे को दे दी। मेरे को नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया टू फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एप्पल बाय ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अब इसमें मैं रेशियो का सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि जो भी चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है उसके अगेंस्ट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना है? 20 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज 10 रुपीज। ठीक है, तो इसका सिंपल 2/1। अब ऐसे ही मेरे को एमसीक्यू ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट एमसीक्यू वाली ऑप्शन है 1:2, नेक्स्ट है 3:1, उसके बाद है 2:1, उसके बाद है 4:3। तो ऑब्वियसली इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है, तो इसका ऐसे मैं इसकी थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकता हूँ कि ये राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे वाला कंसेप्ट मेरे को रेशियो बेस में यूज करना है। तो गाइस, अब ना मैं सेकंड कंसेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ना ये वाला कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट परसेंटेज पे। ठीक है, अब इसमें ना सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या गिवन है। सपोज करो एक ट्रेडर है अभिषेक। ठीक है, उसने ना अपनी जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, पहले मैं उस पर ही बात करता हूँ। जो भी मेरी टी शर्ट थी मार्क करी एट 50% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, जो हमने समझ ली। सेकंड कंडीशन है उसके बाद ना 20% डिस्काउंट अप्लाई करा ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन थी। ठीक है, ये भी समझ ली। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है ना, अगेन 10% डिस्काउंट करा रिड्यूस प्राइस पे। जो भी ये वाला कैलकुलेट हम करेंगे उसके बाद जो भी निकल के आएगा ना, उसके बाद 10% डिस्काउंट करेंगे, अप्लाई करेंगे रिड्यूस प्राइस पे। एट लास्ट मेरे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है? प्रॉफिट परसेंटेज। अब ना मैं एक सोल्यूशन बताता हूँ, एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। मार्क प्राइस का ना पहले निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस गिवन परसेंटेज इनटू सीपी। ठीक है, एज्यूम कर लो कि कॉस्ट प्राइस 100 मैं ले रहा हूँ, इवन की एक्स भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैंने ना कॉस्ट प्राइस एक बारी 100 एज्यूम कर लिया। अब मैं एमपी एक बारी फाइंड आउट करने के लिए ना कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, 100। ठीक है, जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो 150 एमपी मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे एमपी निकल के आ गया ना, उसके बाद मैं सेकंड कंडीशन अप्लाई करूंगा। ये मैंने लिखी हुई है अप्लाइंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा ना 150 माइनस 20% इंटू एमपी। जो लास्ट मेरे पास निकल के आएगा ना 20% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद, तो वो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। जो भी ये तो मैंने 20% डिस्काउंट अप्लाई करा था, बट अब मेरे को ये 10% डिस्काउंट भी तो अप्लाई करना है ना। तो 10% डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए ना नेक्स्ट हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जो भी ये मेरा रिड्यूस प्राइस निकल के आया था, ठीक है, 120। अब मेरे को 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है रिड्यूस प्राइस पे। ठीक है,
एक बार ये भी मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे मैं अप्लाई करूंगा 120 माइनस 10% ऑफ रिड्यूस प्राइस, तो 108 मेरे पास निकल के आ गई वैल्यू, ठीक है। एक बार 108 निकल के आई ना, देन एट लास्ट मैं ना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मूव ऑन करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करूंगा ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इन परसेंटेज, ये बताता हूँ, नेट रिड्यूस प्राइस माइनस सीपी जो मैंने एज्यूम करा था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस अगेन जो मैंने एज्यूम करा, इनटू 100 इस करके, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही 108 जो मेरा रिड्यूस प्राइस था, 100 जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 अगेन मेरा कॉस्ट प्राइस था, 100 अगेन जो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, तो 8% ना मेरा टोटल आंसर आएगा। और इसकी ना वैल्यू चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेडर का नाम चेंज हो सकता है, बट कंसेप्ट कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज का सेम ही रहेगा। सो गाइस थर्ड कंसेप्ट की बात करेंगे। थर्ड कंसेप्ट ना नंबर एंड परसेंटेज वाला कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें कि हमें नंबर्स भी फाइंड आउट करने पड़ते हैं, परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी पड़ती है, कि डिपेंडिंग की स्टेटमेंट क्या है उसकी हम कैसे कंडीशंस देखेंगे और कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ना मैं फर्स्ट कंडीशन देखता हूँ। एक क्लास में ना 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है। अब 70 स्टूडेंट्स हमारे को पता चल गए। अब उसमें ना सेकंड कंडीशन मेरे को गिवन है कि 60% वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑरेंज जूस दिया गया था, ठीक है। 50% वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्पल जूस दिया गया था, ठीक है। अब मेरे को ना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि जिनको, परसेंटेज नहीं, नंबर फाइंड आउट करना है कि जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है। इवन की क्या कहते हैं, एप्पल जूस भी और ऑरेंज जूस भी, ठीक है। तो मेरे को ये वाली परसेंटेज ना फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास पता लग गया कि हमारे को गिवन स्टेटमेंट्स क्या है और हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद ना सोल्यूशन में बताता हूँ। सबसे पहले अगर बोथ की परसेंटेज भी, इवन की अगर बोथ का नंबर भी फाइंड आउट करना ना, तो सबसे पहले ऑरेंज जूस प्लस एप्पल जूस माइनस 100%, ठीक है। मैं वो देखना चाहता हूँ कि परसेंटेज में वो वाली देखना चाहता हूँ कि पहले जिनको ऑरेंज जूस भी और एप्पल जूस भी दिया गया था, ठीक है। तो ऑरेंज जूस की परसेंटेज मैं पहले ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं एप्पल जूस वाली परसेंटेज ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 100% उसमें से निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि टोटल ऑब्वियसली 100% ही होगा। तो मेरे पास 10% वो वाले स्टूडेंट्स निकल के आए जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली अगर मैं 10% मेरे पास नंबर पता, परसेंटेज मेरे को पता चल गई, तो उसके बाद मैं इजीली नंबर भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि टोटल हमारे को पता स्टूडेंट्स कितने थे ग्रुप में, 70 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल ग्रुप में। अब 10% वो बोले हैं कि जिनको दोनों ऑफर करा गया, ऑरेंज जूस भी और एप्पल जूस भी, 10% इंटू 70, ऑब्वियसली 7 स्टूडेंट्स वो बोले हैं कि जिनको दोनों ऑफर करा गया था, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो मेरे को नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया ना, ऐसे ही मेरे को परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा गया था तो 10% आ जाता, ठीक है। तो ये वाला नंबर एंड परसेंटेज कंसेप्ट था, थर्ड कंसेप्ट। तो गाइस अब ना एज बेस पे समझाने लगा हूं, ठीक है। तो ये इसको ना हम फोर्थ कंसेप्ट मान सकते हो। एजेस के बेस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ना बात करते हैं सबसे पहले गिवन कंडीशंस के, ठीक है। सपोज करो एक ए कोई पर्सन है, एक कोई बी पर्सन है, ठीक है। स्पेसिफिकली पूरा डिटो क्वेश्चन नहीं ले रहा, सिंपली एक्सप्लेन करने के मीडियम से ही, ए एंड बी कोई दो पीपल हैं, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। अब इनकी ना ए एंड बी की एज की रेशियो ना 5/4 है, ठीक है, 5:4 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी। आफ्टर 9 ईयर्स ए एंड बी की रेशियो जो है वो 8/7 है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे को। मेरे को फाइंड आउट करनी है, आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। मेरे को पता चल गया कि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है। हालांकि ये वाली कंडीशन मेरे को गिवन थी 8/7, ये वाली कंडीशन भी मेरे को गिवन है 5/4। आफ्टर 9 ईयर्स उनकी रेशियो हो जाएगी जो भी एजेस की 8/7, ठीक है। हमने स्कूल्स में बेसिकली ये वाले कंसेप्ट बहुत बड़ी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ना एक बारी यही वाला कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, एज ऑफ ए बाय एज ऑफ बी इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास है, ठीक है, जो गिवन है। मैं एक बारी करंट एज एट प्रेजेंट मान सकता हूं कि x है, ठीक है। तो ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। आफ्टर 9 ईयर्स इनकी एज की रेशियो 8/7 है, तो वो भी मैंने फॉर्मूला में लगा दिया, एज ऑफ ए बाय एज ऑफ बी आफ्टर 9 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाला आफ्टर 9 ईयर्स हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। 5x प्लस 9 4x प्लस 9, ठीक है। 5/4 थी इसकी, 5x प्लस 9 4x प्लस 9 मैंने इसकी एज्यूम कर ली, और इनकी रेशियो मेरे पास क्या गिवन थी, 8/7,
ठीक है। अब मैं ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो भी ये फॉर्मूला है 5x प्लस 9 बाई 4x प्लस 9 इक्वल टू 8/7। ठीक है। अब मैं ना इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 35x प्लस 63 इक्वल टू 32x प्लस 72। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 4x प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास ना x की वैल्यू जो निकल के आई 3। ठीक है। अब डिफरेंस इन देयर एजेस विल बी 3 इयर्स, क्योंकि मैंने करंट एज एट प्रेजेंट मानी हुई थी x। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, तो 3 ईयर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये टोटली ना एज बेस्ड कंसेप्ट होता है। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं एजेस के बेसिस पे। ये सिंपली एक मेथड था जिससे हम एज निकाल सकते हैं, करंट एज, प्रेजेंट एज किसी भी XYZ पर्सन की। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट। ठीक है। अब इसमें ना ये एक बार मैं गिवन बता देता हूँ और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि हमारे को फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है। और एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है। अब ना मेरे को ना स्पीड दी हुई है, अपस्ट्रीम स्पीड मेरे को दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम स्पीड मेरे को दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है। ये वाली मेरे को फाइंड आउट करनी है, ये मेरे को गिवन है, ये भी मेरे को गिवन है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में ना ऐसे गिवन नहीं होगा कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ बोट दी होगी, अगेंस्ट द स्ट्रीम दी होगी, अगेंस्ट द मतलब डाउनस्ट्रीम। ठीक है। अब ऐसे ही अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में लिखा होगा। अब जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना बहुत इजी है, लाइक ये बेसिक जो हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है, स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2। ठीक है। सिंपली मैंने वैल्यूज इंसर्ट कर दी फॉर्मूला में, 20 प्लस 10/2 इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है, बस इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ये जरूर ध्यान रखना। और ये फॉर्मूला याद रखना, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला कंसेप्ट। ठीक है। अब ये ना कंसेप्ट बहुत ही इजी है, मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है। बस ये ना फॉर्मूला याद रखना कि टाइम को, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। ऐसे स्पीड का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर डिपेंडिंग कि हमारे पास क्या उनकी आस्क है। ठीक है। क्वेश्चन में अब ना सिंपली एक ना स्टेटमेंट है जो गिवन है, पहले मैं गिवन से ही स्टार्ट करता हूँ। अभिषेक है। ठीक है। अभिषेक कोई पर्सन है। ठीक है। उसको ना 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है। उसके लिए ना अभी उसकी करंट जो स्पीड है ना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है। अब मेरे को ना फाइंड आउट करने के लिए कहा गया टाइम, कि वो 400 किलोमीटर अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो कितने टाइम में 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक है। तो ये आस्क है हमारे को टाइम फाइंड आउट करना। ठीक है। टाइम मेरे को फाइंड आउट करना, मेरे पास टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। अब ये वाला मेरे पास फॉर्मूला था, सिंपली मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा 400/80, मेरे पास 5 आवर्स निकल के आ जाएगा टाइम पीरियड। ऐसे ही अगर मेरे पास स्पीड दी होती और मेरे पास टाइम दिया होता तो सिंपली डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करने के लिए कहा होता कि वो इस स्पीड और इस टाइम से अगर वो चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। ऐसे में डिस्टेंस टाइम इनटू स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के कवर कर सकता था, तो 400 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस भी निकल के आ सकता था। ठीक है। इस करके क्वेश्चन में ना हर बारी वैल्यूज, हर बारी डिफरेंट डिफरेंट आस्क होगी उनकी, बट कंसेप्ट हमारा बेसिक ही रहता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ऐसे ही फॉर्मूलाज ना इंटरचेंज होते रहेंगे। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपाउंड ग्रोथ और पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है। अब ना पहले मैं बताता हूँ कि हमारे को गिवन क्या है, उसके बाद हमारे को फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे को गिवन है ना, एक कंट्री, एक सिटी की पॉपुलेशन ना 2 लाख है। ठीक है। और मेरे को ना उसके बाद एक सिचुएशन दी गई है कि अगर यही पॉपुलेशन 10% ईयरली इंक्रीज करती है, ठीक है, आफ्टर 4 इयर्स वही सेम सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने क्वेश्चन समझा दिया। अब ना एक सिर्फ फॉर्मूला याद रखना कि जो पॉपुलेशन फाइंड आउट करने का, ठीक है, P इक्वल टू पी नोट इंटू 1 प्लस आर बाई टी। अब ना मैं ये फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि इस फॉर्मूला को हम कैसे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ये वाली जो P है ये है पॉपुलेशन जो मेरे को एक्चुअल फाइंड आउट करनी है आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है। 10% ईयरली जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी ना, तो ये मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है।
तो ये फाइंड आउट करनी है मेरे को। अब इसके बाद जो ये P है, P नोट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये P नोट है, तो ये है इनिशियल पॉपुलेशन जो मेरे को गिवन है, 2 लाख मेरे को गिवन है, इंटू 1 प्लस आर, आर है ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज है 10% ईयरली, ठीक है, ये भी मेरे पास गिवन है। जो ये है T है इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 4 ईयर्स, लाइक आफ्टर टाइम स्पैम ऑफ 4 ईयर्स मेरे पास क्या पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी उस सिटी की, ठीक है। जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करूंगा ना, तो तब देखना कि जैसे ये वाली वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूला में इंसर्ट करी, ठीक है, तो 2 लाख इंटू 1 प्लस 10% उसका 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसी मैं जब वैल्यूज इंसर्ट करके ना ये वाला पूरा मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, और इसको मैं ना कैलकुलेट करूंगा ना 2 लाख प्लस, अब इसको हम लाइक डिफरेंट सोल्व कर सकते हैं या ब्रैकेट में ही सोल्व कर सकते हैं, तो ये पॉपुलेशन आएगी ओरिजिनल निकल के, ठीक है। तो ये मैं ऊपर ऊपर से समझाना चाहता था कि कैसे कैसे फॉर्मूलाज होते हैं और हम इसकी कैसे कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें नंबर चेंज कर सकते हैं, मेरे को ग्रोथ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, मेरे को टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट करके सीधा निकल के आ रही है वैल्यूज। तो ये था कंपाउंड ग्रोथ पॉपुलेशन बेस कंसेप्ट। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम के बेसिस पे, ठीक है। अब ना स्टेटमेंट में भी नंबर्स में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन और कंसेप्ट सेम ही रहता है, ठीक है। अब ना एफिशिएंसी वर्क एंड टाइम का ना फॉर्मूला एक बार याद रखना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ऐसे ही टाइम का वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का वर्क बाय टाइम। तो ये 3 फॉर्मूलाज इस फॉर्मूला से निकल के आएंगे, तो ये जरूर याद रखना। अब ना पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट में एक्चुअली में हमारे से पूछा क्या गया और हमारे को गिवन क्या है। ए एंड बी दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में, और ना बी जो स्टूडेंट है उस काम को काम करने के लिए ना 5 टाइम्स लाइक ए से ना ज्यादा बढ़िया है, वो बी 5 टाइम्स ज्यादा बढ़िया ए से काम करता है। अब दोनों ए एंड बी ना उस काम को पूरा करने के लिए ना 35 डेज उनको लगते हैं, और हमारे से ना स्टेटमेंट में पूछा गया आई हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क, ठीक है, बी अकेला उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा। अब इसमें ना वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सपोज करो जैसे कि मैंने ए की एफिशिएंसी x एक बारी ली है, ठीक है, ऐसी b की एफिशिएंसी मैं 5x लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट में गिवन है b इज 5 टाइम मोर गुड इन दैट एज कंपेयर टू a, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी हम यूज करेंगे। आगे हम चलते हैं। ऐसे ना मैं एफिशिएंसी इधर इंसर्ट करूंगा फॉर्मूला में, और टाइम हमारे को 35 डेज एक बारी दिया हुआ है, ठीक है। ए एंड बी का मैं कंबाइन एक बारी वर्क निकाल रहा हूँ, वर्क ऐसे ही देखना है x एंड 5x, ठीक है, टोटल 6x इंटू 35, तो ये वर्क ऑफ ए एंड बी क्या हुआ 210x। अब मेरे से स्टेटमेंट में पूछा क्या गया था, नाउ आई विल कैलकुलेट फॉर बी, ठीक है, तो ये मैंने फाइंड आउट करना, आई हैव टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द वर्क अलोन, ठीक है। अब एक बारी इस फॉर्मूला को भी हम देखेंगे, ए एंड बी का मेरे को मिल गया, ठीक है, कि वो 210x वर्क ए एंड बी का है। अब टोटल बी की एफिशिएंसी कितनी थी 5x, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी इज 5 टाइम्स मोर गुड इन दैट एज कंपेयर टू ए। ऐसी मैं टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा, ऐसे टाइम का मैं इधर से निकाल सकता हूँ ना, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, और वही मैंने इधर यूज कर दिया, टाइम फॉर बी, मेरे को बी का टाइम चाहिए ना, तो मैं बी के अकॉर्डिंग ही निकालूंगा, टाइम फॉर बी इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क ऑफ ए एंड बी कितना था 210x, ठीक है, अब बी का कितना है 5x, तो मेरे को बी का टाइम मिल गया 42 डेज में बी अकेला उस काम को पूरा करने का टाइम लेगा, तो ये 42 डेज इसका आंसर हो सकता है। अब इसमें ऐसे नंबर्स में भी चेंज हो सकते हैं, बट कंसेप्ट यही रहेगा, इस फॉर्मूला को याद रखना, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। सो गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, डिमिनिश कंसेप्ट हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें ना एक पॉइंट बताता हूँ, जो हमारे को गिवन है और जो हमारे को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट में गिवन है ओरिजिनल वैल्यू 120 है, ठीक है, न्यू वैल्यू 90 है। अब ना ये एक और फॉर्मूला याद रखना, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार याद रखना।
ठीक है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे ना हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे को फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया, परसेंटेज डिक्रीज मेरे को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। ठीक है। अब ऐसे ही मैं सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, ओरिजिनल वैल्यू 120 माइनस 90 बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे को ना प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हमारे को मिल जाएगी डायरेक्टली इस फॉर्मूला से। अब इसमें हमारे को न्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं, अगर हमारे को परसेंटेज डिक्रीज गिवन होता। ठीक है। तो ये सिंपली ये डिमिनिश कंसेप्ट है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स बेस्ड कंसेप्ट में। अब इसमें ना कुछ चीजें हमारे को गिवन है, जैसे कि प्लस को मैं डिवाइड के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, डिवाइड को मैं एडिशन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, सब्ट्रैक्शन को मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, मल्टीप्लाई को मैं सब्ट्रैक्ट के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। तो ये मेरे को ना गिवन कंडीशंस हैं। अब ऐसे ना मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 माइनस 2 प्लस 27 इनटू 100 बाय 10। ठीक है। तो ये मेरे को फाइंड आउट करना है। बट जो ये सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, ये टोटल सीरीज लिखी है ना, पहले मैं इसमें ये वाले जो भी मेरे को मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिप्रेजेंट करे हुए हैं अलग अलग। ठीक है। तो मैं पहले ना इसमें ये इंसर्ट करूंगा ये सभी। ठीक है। जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूंगा ना, तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी, मैं वो भी शो करता हूँ। फाइनल वैल्यू आएगी 23 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 27 माइनस 100 प्लस 10। ठीक है। अब इसमें ना डायरेक्टली मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा। ठीक है। हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा हुआ है बोर्ड मास कंसेप्ट। ठीक है। पहले डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन तब हम करते होते हैं, ऐसे ना हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बोर्ड मास कंसेप्ट से। बट पहले इसमें ना ये सारे इसमें सीरीज में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हमारे को फाइनल वैल्यू मिलेगी। सो गाइस नेक्स्ट है सीरीज बेस्ड कंसेप्ट। अब सीरीज बेस्ड कंसेप्ट का ना मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, मैं समझाता हूँ। ठीक है। सपोज करो ये वाली सीरीज मेरे को गिवन है 79 80 84 93 109। अब ये वाला नंबर नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को समझ लग गया। देन अब ना हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले ना मैं स्पेसेस दे दूंगा सभी नंबर्स में, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करा गया। ठीक है। 109 के बाद वाला नंबर मेरे को यूज फाइंड आउट करना है ना। पहले मैंने देख लिया 80 और 79 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 84 और 80 में 4 का डिफरेंस है। 93 एंड 84 में 9 का डिफरेंस है मेरे पास। ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास नेक्स्ट क्या है, 109 एंड 93 में मेरे पास 16 का डिफरेंस है। 9 4 1 4 9 16। ठीक है। अब ऐसे ही 1 देखना स्क्वायर ऑफ 1 है, 4 देखना स्क्वायर ऑफ 2 है, 9 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 3, 16 स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होना था, चाहिए था स्क्वायर ऑफ 5 आना चाहिए था ना। स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है, 25। ठीक है। अब ऐसे ही मैं इधर मूव करूंगा, जैसे मेरे पास सीरीज थी 16, 16 के बाद आना चाहिए था 25। देन मैं 109 के बाद 25 ऐड करूंगा और फाइनल आंसर मेरे को 134 मिलेगा। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, स्क्वायर वाइज वाला सारा कंसेप्ट यूज हुआ। ठीक है। बट नंबर जरूर देख लेना एक बारी कि कौन कौन से कैसे कैसे नंबर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैं अप्लाई करूंगा इस मेथड में, ये वाले मेथड में जिसमें कि शो करा है।